नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ जो है 5-7 जो है अपील की। अपील किसको? देश को जो है संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि जो है अब वर्क फ्रॉम होम पर जो है फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने जो है गोल्ड को लेकर कहा कि जो है 1 साल तक जो है आप अगर जो गोल्ड खरीदने की अगर प्लानिंग बना रहे हैं तो उसको भी रोक दीजिए। इसके अलावा जो है पेट्रोल और डीजल की खपत यानी कंजम्पशन को भी जो है कम करने की सलाह दी। इसके अलावा कहा कि घर में जो है आप इस्तेमाल करते हैं कुकिंग ऑयल, उसको भी कम करिए। इसके अलावा जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंसी कम करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा तमाम चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि जितने भी जो है विदेशी वस्तुएँ हैं, उनको अवॉइड कीजिए और स्वदेशी पर आ जाइए। और इसके अलावा अंतिम उन्होंने अपील ये की कि जो अगर मान लीजिए फ़ॉरेन घूमने का मन है, तो उस प्लान को भी जो है ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। अब इसी के साथ जो है कई तरह के सवाल उमड़ते हैं। अब सारे सवालों के जवाब जो है ढूँढने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। सर, ये कौन-सी खबर है? और इसके पहले मैं आपसे प्रश्न आपके ऊपर दागूँ, उसके पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1-2 महीने पहले की बात है सर, हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को जो है थंब के साथ डाला था कि फिर से लगने वाला है लॉकडाउन। उस समय भी हम लोगों ने यही बात को आगाह किया था कि लगता है ऐसा बिल्कुल। कुछ होने वाला है कि जल्दी-जल्दी हम लोग जो है हाइब्रिड मॉडल पर आ जाएँगे या वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी पॉलिसी में आ जाएँगे। और कई रिपोर्ट्स भी इस दौरान बीच में आई बॉस। कोटक की एक रिपोर्ट आई, कहा गया कि चुनाव खत्म होने दीजिए ना 29 तारीख के बाद आप देखिएगा 28 से 30 रुपए जो है पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएँगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के हालात आपको पता ही है, बिल्कुल। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, 993 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। और जो कमर्शियल के अलावा सर डोमेस्टिक अगर आपको अगर गैस लेना है, तो अगर आप ऑफ रिकॉर्ड अगर कई लोगों से बात करेंगे जिनके पास कनेक्शन नहीं है, 5-5 हज़ार रुपए में जो है 1 सिलेंडर जो है मिलता हुआ उनको मिल रहा है। तो स्थिति जो है ग्राउंड पर थोड़ी जो है ठीक होती हुई नहीं दिख रही। ओवर टू यू, बताइए क्यों है? क्या ये अपील? नहीं देखिए, मुझे जहाँ तक याद आता है कोविड के बाद प्रधानमंत्री की पहली बार इस तरह की अपील है जिसमें उन्होंने एक मास लेवल पर पूरे देश की आबादी को कलेक्टिव तौर पर इस बात के लिए उत्साहित किया है जी। या प्रेरित किया है कि साहब आप अब कुछ चीज़ों में आपको अपने कट डाउन करने पड़ेंगे। ख़ास तौर पर 2-4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं। एक पूरा चूँकि हम सिनेरियो देख रहे हैं मिडल ईस्ट में, बीच में उम्मीद इस बात की जगी और ख़ैर अब बिल्कुल ताज़ा अपडेट ये भी है मिडल ईस्ट वॉर की जब हम बात कर रहे हैं कि ईरान ने अपना जो प्रस्ताव है अमेरिका पाकिस्तान के का जो मार्फत जो प्रस्ताव भिजवाया था। हाँ, पाकिस्तान के मार्फ़त अमेरिका को भिजवा दिया है जो जिसका ट्रंप इंतज़ार कर रहे हैं कि साहब आप बताइए हाँ या ना कि किस हुँ, तरह हुँ, से हुँ। सीज़-फायर होगा। हुँ। अब ये प्रस्ताव अमेरिका मंजूर कर ले, लड़ाई रुक जाए, हुँ, हुँ। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके एक पक्की चीज़ ये है कि ईरान अब इस इलाके से अपना कब्ज़ा नहीं छोड़ना चाहता। और अब एक लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड पूरी दुनिया में अब ये बना रहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आवाजाही कैसी होगी, बल्कि लास्ट जो एक चीज़ हम लोगों ने देखी वो ये कि जो अंडर सी केबल्स हैं, ईरान अब उन पर भी अपना दावा ठोक रहा है कि ये जो अंडर सी केबल हैं, ये भी हमारे अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो केवल और केवल अब तेल की सप्लाई नहीं रह गई, अब डेटा की भी सप्लाई जो है, जो इंटरनेट है, वो सब पे भी ईरान कब्ज़ा करना चाहता है। तो चलिए। इस बैकड्रॉप में प्रधानमंत्री ने पूरे देश से अपील की है कि साहब आप जो है तेल की कीमतों को देखते हुए सरकार पर बोझ है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनको लंबे चौड़े नुकसान जो है हुँ, हुँ। वो रोज़ाना आधार पर जो है यहाँ पे हो रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने कहा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल कीजिए, आप कुकिंग ऑयल का यानी और सोने का 1 साल इस्तेमाल मत कीजिए, बाहर 1 साल मत जाइए। तो मोटे तौर पर सरकार ये चाहती है या प्रधानमंत्री ने अपनी अपील के मार्फत ये कोशिश की है कि जिन चीज़ों का भारत इम्पोर्ट करता है विशाल, जी। वो चीज़ें कम से कम आप उनमें थोड़ा अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा उनका कंज़म्पशन को कट डाउन करने की कोशिश कीजिए। चलिए, 2 आपने जो अपडेट बताए सर, उसका जो है ताज़ा फ़ॉलो-अप मैं आपको बता दूँ कि जो ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया पाकिस्तान के मार्फ़त, उस पर जो है ट्रम्प साहब का जो है ट्रुथ सोशल पर जो है वो बिल्कुल। बयान आ गया। उन्होंने कहा कि टोटली अनएक्सेप्टेबल, पूरी तरह से जो है वो प्रस्ताव को जो है अस्वीकार खारिज। करते हुए दिख रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। अब जो प्रस्ताव था, उसको लेकर क्या बातें कहेंगे, ये समझ लेते हैं। तेहरान की तरफ से मुख्य माँगे ये थी सर कि पूरे क्षेत्र में जो है संघर्ष खत्म किया जाए, खासकर लेबनान में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो है सुरक्षित आवाजाही जो है वो सुनिश्चित की जाए।
पहले युद्ध विराम हो, फिर परमाणु मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है ये भी बता देते हैं प्रवीण सर हमारे अपने व्यूवर्स को। ईरान पहले अपने परमाणु जो है कार्यक्रम पर जो है पूरी तरह जो है रोक लगाए, झुकता हुआ नजर आए, तब जो है अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो है यूरेनियम एनरिचमेंट उसको बंद करने की बात कही जा रही है सर। और इसके अलावा जो कहा गया कि अपने पूरे यूरेनियम एनरिचमेंट स्टॉक है उसको जो है देश से बाहर भेजो, तब जाकर हम लोग आगे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरह से जो प्रस्ताव का भी जो अदला बदली हो रहा है सर पाकिस्तान के मार्फत, उस पर भी जो है रार तकरार मचता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ सर कुछ 2-3 सवाल हैं सर। अब आ जाते हैं मेन स्टोरी पर। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तो कह दिया कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, तो क्या बहुत जल्द, पहला सवाल ये उठता है आम लोगों के लेमैन्स के तरफ से कहना चाह रहा हूं कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें अब बढ़ने वाली हैं सर? देखिए, सरकार ने अब तक 2-3 दफ़ा जब सरकार के पास ये बात पहुंची है तो सरकार ने कहा कि हम अभी तक खुद वहन कर रहे हैं इस पूरे नुकसान को। सरकार अपने खजाने पर इस नुकसान को झेल रही है ठीक है सर। और कीमतें बढ़ाने का सरकार का इरादा नहीं है। अब आने वाले दिन में, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अंततः सरकार को ये कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन तक बोझ सरकार उठा नहीं पाएगी खजाने पर। जी। तो अब सरकार कितने दिन इस प्रेशर को, जो माउंटिंग लॉसेस जो हैं, लगातार बढ़ते हुए लॉसेस हैं, उसको ओएमसीज पर उसको कब तक झेला जा सकता है, ये देखना होगा। सरकार की कोशिश हालांकि अगले कुछ दिन कम से कम ये रहेगी कि कीमतें ना बढ़ें। उसकी एक वजह है, सरकार क्योंकि बार बार ये कहा गया कि चुनाव के बाद सरकार तुरंत दाम बढ़ाएगी। अब सरकार को उस तर्क को भी खारिज करना है कि साहब चुनाव हो गए लेकिन हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, मतलब विपक्ष जो कहता था जी। वो चीज़ें सच नहीं है। जी, लेकिन सर एक डेटा और भी है सर, जिस तरह से आपने कहा कि जो तेल कंपनियों को हर दिन समझिए 1700 करोड़ का जो है नुकसान हो रहा है। 10 हफ्ते में बात की जाए सर तो 1 लाख करोड़ का जो है घाटा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सर आप कह रहे हैं कि अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में एकदम एकाएक जो है इज़ाफ़ा नहीं होगा। अब सर जो गोल्ड वाली बात पर आते हैं कि कहा कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें। तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये होगा कि क्या सरकार जो है गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी फिर से बढ़ा देगी सर, ताकि जो है डिस्करेज किया जाए लोगों को खरीदने के लिए? नहीं, देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं विशाल। और इस पूरी कहानी को प्रधानमंत्री की अपील है, लोग माने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जी। कि क्या ये चीज़ें की जा सकती हैं, कितना कट डाउन किया जा सकता है। मान लीजिए पेट्रोल डीजल की अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर आपको हर महीने अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ नज़र आती है, जी। ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ सेल्स में। नज़र, सेल्स में, कंजम्पशन में। क्या कितने परसेंट लोग इस चीज़ को कट डाउन कर पाएंगे? आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसको आप कितना कट डाउन कर सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो जिनकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें उनके दफ्तर आवाजाही या उनके मान लीजिए कहीं और काम-काज के सिलसिले में जाते हैं, जो रूटीन है, उसमें आप किस तरह से इसको कट डाउन कर सकते हैं? जी। अब कुछ अगर मेट्रोज़ को अगर आप छोड़ दें, तो क्या देश के बाकी हिस्सों में पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, क्या उसका नेटवर्क इतना मजबूत है? सरकार ने ज़ाहिर तौर पर टियर 2 शहरों में लंबा-चौड़ा मेट्रो का जाल नेटवर्क बिछाया। खड़ा किया है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? क्या डीजल से चलने वाले ऑटो या सीएनजी से चलने वाले ऑटो, क्या इनका इस्तेमाल नहीं होता? आप सड़कों पर जाइए और वो, तो मेरा कहना ये है कि इस पूरी कहानी के 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है प्रधानमंत्री की अपील, लोग स्वीकार करें, अंगीकार करें, बहुत अच्छी बात है। कितना किया जा सकता है, ये एस्पेक्ट है। कितना प्रैक्टिकल है, ये एस्पेक्ट है। ठीक। गोल्ड की बात है, कितना प्रैक्टिकल है ये? इसको ऐसे समझिए, सरकार ने 2 बार कोशिश की पिछले 10 साल में कि हम गोल्ड का इंपोर्ट घटा दें, कम कर दें, सब्सटेंशियल कट डाउन कर दें। 2 स्कीमें सरकार लेकर आई, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई और एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेकर आई। 2015 में दोनों लेके आई, 2014 में मोदी जी की सरकार आई, 15 में सरकार दोनों स्कीमें लेकर आई। और अंततः दोनों स्कीमों में एक स्कीम को अनौपचारिक तौर पर सरकार ने, एसजीपी को अनौपचारिक तौर पर सरकार ने बंद किया, कोई नई किस्त नहीं। दूसरी जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी उसमें बहुत पार्शल उसको स्कीम मौजूद है, बाकी पूरी स्कीम को सरकार ने लास्ट ईयर बंद कर दिया। जी। तो सरकार का जो उद्देश्य था, भारत अभी भी लगभग 700 साढ़े 700 टन सोना हर साल इंपोर्ट कर ही रहा है। जी। तो आपका जो घरेलू सोना, और एक और उसमें कहानी है,
अभी सरकार ने प्लान बनाया कि हम दोबारा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर आ सकते हैं। ऐसी इस तरह की खबरें आई, जी। जिसमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और ज्वेलरी का जो एसोसिएशन है, उन्होंने मिलकर एक पूरा का पूरा प्रस्ताव तैयार किया है कि किस तरह से जो घरेलू सोना है वो सरकार का जो उस पे वो मोनेटाइजेशन स्कीम है उससे हटके वो एक्सचेंज एक बनाने की बात है, और उसके जरिए ज्वेलर्स के हाथ में दरअसल वो स्कीम सौंपने की बात है। और उसमें जो घरेलू सोना उसको मेल्ट करके उसका उसका जो ब्याज एक तरह से होगा उसको लोन पे उठाया जाएगा, उससे जो ज्वेलर्स हैं जी। उनको दरअसल गिरवी वो सोना दिया जाएगा। ज्वेलर्स को डे टू डे में सोने की जरूरत होती है, वो लेते हैं। उसका ब्याज जो आएगा वो जिस व्यक्ति ने अपना सोना दिया है उसको पे जमा किया करने के जाएगा। लिए, उसको पे किया जाए। तो ऐसी स्कीम लेकर आने की बात है। अब वही बात आ जाती है कि कितना प्रैक्टिकल है। आप जब गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो स्मगलिंग भी बढ़ जाती है। लगातार देश में आपको देखने को जी। मिलती है स्मगलिंग, और कम करते हैं तो लगातार इंपोर्ट आपका बढ़ता है। तो सरकार या प्रधानमंत्री चाहते जरूर हैं कि एक साल हम सोना न खरीदें, लेकिन क्या भारत जैसा जहाँ शादियां लार्ज स्केल पे होती हैं, जहाँ सोना खरीदना इमोशनल एक पार्ट है, अटैचमेंट है। तो ये मुझे एक मुश्किल लगती है। दूसरा पार्ट है कि देश में पूरे में ज्वेलर्स का नेटवर्क है। जी। हर जिले में 1000-2000 ज्वेलर्स मौजूद हैं। उनकी रोजी रोटी। उनका क्या होगा? जो ज्वेलरी के बिजनेस में, मान लीजिए लिस्टेड कंपनियां तो हैं या अनलिस्टेड जो लोग हैं, बड़े बड़े, आप दिल्ली में जाइए, कूचा महाजनी, चांदनी चौक का पूरा हिस्सा जहां होलसेल और रिटेल दोनों तरह का बिजनेस है, उन बिजनेसमैन का क्या होगा? उनके भी परिवार हैं। तो कहानी अपील जाहिर तौर पर की जा सकती है, लोग कितना कट डाउन करेंगे फिर वही बात आ जाती है। उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जरूर मौजूद है विशाल। कुछ आंकड़े हैं सर, मुद्दे तो हैं ही। 2021 में गोल्ड इंपोर्ट करीब जो है 1067 टन रहा था। सबसे कमजोर साल की भी अगर बात की जाए सर, तो आयात हम लोगों ने 430 टन से ऊपर के किया था। और लंबी अवधि का अगर एक औसत निकाला जाए बॉस, तो जैसा कि आपने भी कहा कि 700 से 800 टन जो है सालाना जो है हम लोग जो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो अच्छा तादाद है जिसमें हम लोग जो है गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। और गोल्ड इससे इंपोर्ट में भारत सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, हम्म, और 2008-9 तक भारत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर था। फिर चाइना ने भारत को सरपास सरपास किया। किया। चलिए सर, तो अब आपकी जो एक बात थी सर, उससे फिर मैं कहानी को मोड़ना चाहूँगा कि आपने कहा कि कितने लोग जो है इस चीज़ को जो है प्रैक्टिकैलिटी में इसको एप्लीकेबल कर पाएँगे। तो क्या जिस तरह से गिव अप सब्सिडी टाइप का एक स्कीम सरकार ने चलाया था कि एलपीजी की जो सब्सिडी है उसको छोड़े, उस तरह से क्या आम जनमानस जो है गाड़ी जो है कारपूलिंग जैसे सिस्टम या ईवी पर ट्रांसफ़ॉर्म होना कर पाएगी जनता या नहीं? नहीं, मुझे वही देखिए, अब इसमें दो चीजें और हैं। एक कार पूलिंग का है, एक डीजल पेट्रोल का कम यूसेज हुआ, और और दूसरा ईवी। एक चीज हुई ईवी भी है, और एक चीज हुई वर्क फ्रॉम होम वाली बात, जो एग्ज़ैक्टली। सरकार ने कहा कि अडॉप्ट कीजिए कि वर्क फ्रॉम होम हुँ, करें। अब तीनों चीजों के साथ प्रैक्टिकल बड़ी हुँ, मुश्किलें हैं। कार पूलिंग की कोशिश इन्होंने भी की। आप याद कीजिए, ओला उबर जैसी कंपनियों ने, ये हैं कैब राइडिंग कंपनियां जी। हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ओला उबर जैसी कंपनी है वो कार पूलिंग टाइप का कुछ भी कॉन्सेप्ट अब चला रही है। हो सकता है मैं गलत हुँ, हूँ। हुँ, हुँ। वो पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। कार पूलिंग वाला, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहर में या और किसी भी बड़े शहर में कार पूलिंग जैसा हिसाब किताब बना। लोगों के आने के टाइम अलग हैं, जाने के टाइम अलग हैं। बहुत मुश्किल है कार पूलिंग को। हो सकता है कुछ तबका करे, लेकिन मान लीजिए पूरे के पूरा जो लोग जो गाड़ियां चलाते हैं उसमें 1% भी लोग क्या कार पूलिंग कर पाएंगे? ये एक इसका एस्पेक्ट है। ठीक है। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल की बात आ जाती है कि पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कैसे कम होगा। वही बात है कि दैनिक जिसकी दिनचर्या का हिस्सा है आना जाना हुँ, हुँ। आवाजाही, वो उसको कैसे कम करेगा? लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपकी, चाहे मेट्रो हो या आपकी बस और ये हो, ये अभी सुचारू तौर पर कहीं मौजूद नहीं है। ओके। तो इसका एक मसला है। और इसके साथ तीसरी चीज़ एक आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों से तो अपील की, लेकिन आप सोचिए कि इसका एक बढ़िया जो पहलू होता, जो ज़्यादा अच्छा पहलू होता, वो ये होता कि सरकार सरकारी महकमों को बोलती, पूरे देश में जितने प्रशासनिक अफसर हैं, प्रशासनिक दफ्तर हैं जितने, उनको सरकार बोलती कि साहब आप अपना पहले आना जाना पूलिंग के जरिए कीजिए। जी। आप पेट्रोल डीजल और जो आपका जो फिजूल खर्च है उसको आप कम कीजिए। और आप देखिए कि लगातार कार्यक्रम होते हैं यहाँ वहाँ, उसमें दुनिया भर का लाव हुँ, हुँ। लश्कर जाता है।
किसी भी जिले में, और अब तक का इतिहास उठा लीजिए और प्रधानमंत्री ने अपील कीजिए कर दी है, इसके बाद देखना क्या डीएम, एसएसपी और सीडीओ और एसडीएम, क्या ये 5 अफसर एक गाड़ी में बैठ के कहीं किसी एक कार्यक्रम में एक साथ जा सकते हैं? क्या ऐसा अफसर करेंगे क्या? जी। अभी जो व्यवस्था है उसमें डीएम साहब एक गाड़ी में अकेले बैठते, उनका गनर बैठता, उनका ड्राइवर बैठता और आगे पीछे 1-2 गाड़ियां और जाती हैं। मिनिमम ये जो स्ट्रेंथ चलती है एक अफसर के साथ वो ऐसे चलती है, बाकी अफसरों के साथ भी ऐसा ही है। क्या सरकारी अफसर इस बात के लिए तैयार होंगे, सरकारी महकमे तैयार? उनको उस प्रधानमंत्री को पहले बोलना चाहिए। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मार्फत आप जियो जारी कराइए कि साहब अब से हर जो एसओपी ये होगा, एसओपी ये होगा कि कोई एक कार्यक्रमों में कट डाउन कीजिए। आप जितने कार्यक्रम हैं सरकार कहे कि मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर दूसरे, वो सारे के सारे कार्यक्रम वर्चुअल करें, वर्चुअल अटेंड करें, वर्चुअल इनॉग्रेशन और वर्चुअल लॉन्च करा जाए प्रोग्रामों को। बहुत अच्छी बात आपने कह दी, जब कोर्ट में सुनवाई जब वर्चुअल तरीके से हो सकती है तो मीटिंग तो करना तो बहुत ही लाजमी, आराम से किया जा अगर सकता है। ऑस्टेरिटी ड्राइव सरकार लेकर आना चाहती है विशाल, तो सबसे पहले सरकार को अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना होगा। आम लोग अपनी आजीविका के लिए जा रहे हैं बाहर, और अगर आम आदमी अपनी आजीविका के लिए बाहर नहीं जा पाएगा या रोक देगा चीजें, तो जो सरकार के रेवेन्यू में पैसा आता है वहां चीजें, मान लीजिए गोल्ड ही लोग खरीदना बंद कर दे, तो जो सरकार को जीएसटी मिल रहा है या पेट्रोल डीजल अगर लोग, और तमाम चीज आंकड़े कमाएंगे। और इसके अलावा सर एक और बात ये सामने आ रही है कि विदेशी दौरे पर ना जाएं, तो इससे मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि देखिए विदेशी मुद्रा जो है बाहर भेजने के जो नियम जो है फिर वो सख्त हो सकते हैं। जो एलआरएस का जो नियम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जैसे प्रावधान है, वो शायद सख्त होते हुए नजर आएंगे। ये एक चीज ऐसी है जिसको लोग कर सकते हैं। देखिए गैर जरूरी आपके जो खर्चे हैं, मान लीजिए आप विदेश जा रहे हैं सैर सपाटे घूमने के लिए, इस चीज को लोग भारत के ट्रैवल में कर सकते हैं। भारत में कोई जगह ऐसी नहीं जहां, अगर मान लो आप ठंडी जगह ढूंढना चाहते हैं तो देश में 3-4 जगह ऐसी हैं जहां आपको साल भर ठंडक मिलेगी, चाहे कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। तो इन जगहों पे जा सकते हैं। गर्मी, बरसात, बीच, भारत में सब कुछ मौजूद है। ये एक चीज ऐसी है जो बिल्कुल प्रैक्टिकली वायबल है। ओके। एक जो चीज है जो नहीं की जा सकती, जिसमें बहुत मुझे लगता मुश्किल है, जो कोविड में ही सिर्फ हो पाई, वो भी इस वजह से क्योंकि जान और माल का संकट था, लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम का। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां तक संभव हो आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। आप ये समझिए कितने एम्प्लॉयर्स हैं सर? बिल्कुल, ये एम्प्लॉय पर तो बेस्ड ही नहीं है। सरकार फिर कंपनियों को बोले कि साहब आप ये कोशिश कीजिए कि जहां तक संभव हो आप लोगों को घर से कहिए कि काम करें, या हाइब्रिड मोड पे भी डाल सकते हैं, जैसे 100% कर्मचारी 50 को दे दे वर्क फ्रॉम होम का। केवल और केवल आईटी कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो देश में शायद ही कोई कंपनी ऐसी होगी जो अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देती होगी। बहुत कम होंगे, मिनिस्क्यूल नंबर होगा ये वाला। और किसी कंपनी को अगर आप बोलेंगे साहब आप वर्क फ्रॉम होम दीजिए, तो कंपनी, मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, कंपनी ये कोशिश करेगी कि फिर हम कॉस्ट ही कट कर देते हैं, एम्प्लॉयज को का ले ऑफ शुरू कर देते हैं। तो यहाँ बड़ी प्रैक्टिकल मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। और एक चिंता ये भी होती है कि एम्प्लॉय अगर घर बैठे काम कर रहा है तो शायद वो मून लाइटिंग भी ना स्टार्ट कर दे, तो ये भी एक चिंता होने लगती है। उसके साथ संशय बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, आशंकाएं बहुत पैदा हो जाती है एम्प्लॉयर के मन में भी कि साहब ये घर पर हैं, पता नहीं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल इश्यू है। जो मैनेजर है किसी व्यक्ति का, उसके दिमाग में ये बात आएगी, या जो व्यक्ति ऑफिस आया है वो सोचेगा इनको मैंने वर्क फ्रॉम होम दिया, ये पता नहीं घर पे काम। ये इस तरह के जो प्रैक्टिकल बिल्कुल। एक और प्रश्न है सर, वो भी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि रुपए की जो गिरावट है वो भी बहुत चिंता का कारण बनती हुई दिख रही है। कुछ आंकड़े हैं सर, बताया जा रहा है कि 2021 में डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 74 से 75 रुपए के आसपास हुआ करता था, और अभी 2026 में ही 95 के नीचे चला गया। यानी कुछ ही सालों में अगर देखिए तो रुपए की जो वैल्यू है उसमें जो है 27 से 28% की गिरावट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको जो मेंटेन करने में हम लोग को दिक्कत आ रही है, रुपए का जो वैल्यूएशन है वो भी तो एक चिंता की बात है सर। नहीं तो रुपए का वैल्यूएशन जो डिवैल्यूड हो रहा, कमजोर हो रहा, वो केवल क्रूड के इंपोर्ट की वजह से नहीं है, या गोल्ड के इंपोर्ट की वजह से नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है एफआईआईज़ का विड्रॉल। इस साल अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा की, 6 महीने कहाँ हुए हैं, 5वां महीना भी चल रहा है, 10 ही दिन हुए हैं, तो 2 लाख करोड़ की बिकवाली, मतलब विड्रॉल जो है वो एफआईआईज़ कर चुके हैं, जो संभवतः FY25 के पूरे साल के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों में अब तक के। तो एफआईआईज़ का पैसा निकालना दरअसल जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है
रुपए की डिवैल्यू एफआईएस की आपने बात छेड़ दी सर, तो आज बाजार में भी इस खबर के आने के बाद जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। बाजार में भी 1% की गिरावट रही और तमाम सेक्टर स्पेसिफिक जो अगर मैं बात करूं, ट्रैवल स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, मेक माई ट्रिप 4% लुढ़क गया, यात्रा ऑनलाइन में भी जो है 6% की गिरावट रही, थॉमस कुक 4%, टीबीओ टेक में 3%, एक्सिगो, आईआरसीटीसी और बीएलएस इंटरनेशनल में भी जो है 2% की गिरावट रही। ये तो रही ट्रैवल स्टॉक्स की बात। अब जो ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक्स में भी बड़ी गिरावट आई उनमें बॉस। मार्केट अच्छी हुई है। एग्जैक्टली सर, सेंको के जो शेयर्स में 11% टूट गए सर। टाइटन जो है 7% कमजोर हो गया है। कल्याण ज्वेलर्स में भी 9% की गिरावट है। पीएन गार्डगिल में भी जो है 7 से 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मार पड़ने की बात हो रही है सर, तो इंडिगो, स्पाइसजेट और जीएमआर ग्रुप की भी जो है शेयरों में 4 से 5% की गिरावट रही। तो ये रहा इम्पैक्ट प्रधानमंत्री मोदी के अपील का। तो अब देखना होगा सर, जिस तरह से आपने भी बात की है कि प्रैक्टिकलिटी पर देखना होगा कहाँ ये बात जाकर जो है थमती हुई नजर आ रही है। तो प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।